नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सर में। अपनी संविधान सभा का परिचय चल रहा था दोस्तों, उसमें आज अपन आगे करेंगे। अपन ने संविधान सभा में बहुत कुछ पढ़ लिया था। संविधान सभा का के निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा में क्या 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 हुआ, संविधान निर्माण में कौन सी बाधाएं आई, संविधान निर्माण के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग राष्ट्र बने तो उन दोनों देशों की क्या क्या चुनौतियाँ थी। दोस्तों, हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो प्रोवाइड करवा सकें, लेकिन मैं आपसे आशा करता हूँ और पूर्ण विश्वास रखता हूँ अपने ऊपर कि मैं आपको जो कंटेंट पढ़ाऊंगा दोस्तों उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आप बस वीडियो को एंड तक देखें। एक बार आप पूरा वीडियो देखें दोस्तों और उसके बाद में एनालिसिस करें कि आपने जो इतने पैसे देके जो खर्च करके आपने जो कोर्स खरीदा है और जो हमने यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड करवाया है उसमें क्या कमी है। अगर आपको कमी लगती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ कि जो हम पढ़ाएंगे उससे एग्जाम से बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। पॉलिटी में आपको पूरा एक एक टॉपिक वाइज विस्तृत तौर पे एक एक फैक्ट लिख कर सारे नोट्स बनाते हुए चल रहा हूँ दोस्तों। आपको बस इतना करना है कि आपको नोट्स बनाना है और उनको पढ़ना है। आपको पता है कि एक विस्तृत कोटेशन है, एक नॉर्मल सी, कि एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल दोस्तों, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, हम ही नहीं चलते हमारे साथ रास्ते नहीं चलते। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने एक बार एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दिया है और बाद में आप वापस आपके साथ में आपके और वो हर जगह आप फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। मुझे पता है कि मैं फ्री में आपको एक कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो आपको इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन आप अगर देखो एक बार कि आप तो उसमें और अब मेरी क्लास में क्या फ़र्क है दोस्तों, आप जरूर बताइए। चलो अपन शुरुआत करते हैं। ये बातें तो होती रहेंगी और चलती रहेगी। देखो, शुरुआत में इंसान संघर्ष करता है, उसके बाद में तो सफलता के बाद तो काफ़ी है। और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको कमेंट करना दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे मेरा जो टेक्निक है उस पर कमेंट जरूर करना। शुरुआत करते हैं संविधान सभा की, क्योंकि संविधान सभा का की जरूरत कैसे पड़ी दोस्तों। संविधान सभा कि वे प्राचीन काल में भारत में कैसे शासन होता था, उसके बाद में मौर्य काल में कैसे होता था, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा बिल पेश किया था, मोतीलाल नेहरू ने क्या करा था, महात्मा गांधी क्या था, ये सारी चीजें अपन आज की क्लास में जानेंगे दोस्तों। पहली लाइन जिसके ऊपर बात करेंगे अपन दोस्तों, प्राचीन भारत के भारत प्राचीन भारत में शासन में अब अपन इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। आप नोट्स बनाते चलिए दोस्तों मेरे साथ में। प्राचीन भारत में देखो, प्राचीन भारत में आप लिखिए प्राचीन भारत में, भारत में शासन संचालन का, शासन संचालन का, संचालन का आधार आधार धार्मिक। अब देखो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, धार्मिक ग्रंथ थे। अब देखो धार्मिक ग्रंथ में क्या, उपनिषद आते हैं और नीति आती है दोस्तों। क्या आती है, नीति। अब देखो ये मान लो कि ये अपना प्राचीन भारत है, ये है अपना प्राचीन भारत, पूरा का पूरा प्राचीन भारत बना हुआ है। अब उस समय का जो शासन है उनके ऊपर शासन करने का उनका कि वेद है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि अपने जो शासन संचालन अथर्ववेद में लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी दोस्तों कि शासन संचालन एटलीस्ट इनके दिमागी उपज कैसे हुई। क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य ये समुदाय में रहने लगा, अपने परिवार में रहने लगा, परिवार के लोग गया दोस्तों। उसके बाद में एक पूरे गांव का निर्माण हुआ, गांव रहता है। तो अब देखो अगर मानना कि व्यक्ति का तो शासन संचालन करना होगा दोस्तों, क्योंकि
अगर ऐसे तो आपस में लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे, कोई भी कारण की वजह से आपस में लड़ेंगे। अगर इनके ऊपर कोई विधि होगी, कोई चीज होगी, ग्रंथ होगा या कुछ भी, तो इनकी वजह से इनके ऊपर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। क्योंकि जब तक इनके ऊपर आप मनुष्यों को नियंत्रण नहीं किया जा सकता, जब तक कोई मतलब नहीं। अब जैसे जैसे समझो दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जयपुर के चारों ओर क्या है, परकोटा। अगर जयपुर के अंदर जो रहने वाली जनता है, तो उसको आपको किसी को संचालन करने के लिए उन पर कोई तो स्थापित करना होगा ना। अभी आप राजस्थान का पूरा कौन है कि भाई मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के निर्देशन में बहुत सारे मंत्रियों की नियुक्ति की गई है कि भाई अगर पानी की कमी हो गई इन मनुष्य के लिए, तो पानी की व्यवस्था कौन करेगा, तो पानी की जल मंत्री की। अगर खाद्य की कमी हो गई तो खाद्य मंत्री। अगर किसी की और मतलब पर्यटन की आवागमन की तो पर्यटन मंत्री। ऐसे कर करके सारे समुदायों को भागने वाला कौन है, सारे मनुष्यों को दिशा निर्देश देने वाला भी तो एक ऊपर का होगा ना, तो चीफ मिनिस्टर हो गया। ऐसे ही जैसे मान लो कि अपन एक गडरिया की भाषा में समझ लो दोस्तों, मान लो कि ये एक गडरिया का बाड़ा है, माना कि ये भेड़ है। अब इनको इनका भविष्य क्या होगा भेड़ों का, तय करेगा। जैसे कि अपना भविष्य तय करने वाला कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होगा कि भाई जनता को बिजली कितने घंटे मिलेगी, पानी कितने घंटे मिलेगा, या उनको आपको पता है आजकल एग्जाम होते हैं तब कर देते हैं। चाहे कोई भी घटना हुई देश में तो उसको दबाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है। तो इन सारी चीजों की एटलीस्ट जरूरत क्या पड़ी। उसके बाद में प्राचीन भारत संचालन का आधार क्या था, वेद और उपनिषद में शासन संचालन की विधियों का विस्तृत तौर पे लिखा हुआ था दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई आगे क्या हुआ। भाई प्राचीन भारत के बाद काल में शासन संचालन ब्रिटिश भारत पे आएंगे कि भाई, तो अब अपन देखेंगे दोस्तों मौर्य काल में कि भाई मौर्य काल में शासन संचालन का क्या आधार था। मौर्य काल, अब देखो दोस्तों, मौर्य काल में शासन संचालन का आधार था दोस्तों कौटिल्य, जो कि आपने नाम सुना होगा। कि एक बहुत अच्छी चीज याद आती है, एक टाइम क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ट्रेनिंग दे रहे थे एक शासन संचालन की, कि भाई आपको क्या करना है। उस समय चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि अगर आपको राजा बनना है तो मौर्य ने पूछा क्या स्वामी के मेरे को राजा बनने के लिए इतना त्याग और बलिदान देना पड़ेगा। चाणक्य ने एक आसान सा जवाब दिया दोस्तों कि अगर त्याग राजा बनने 5,000 3,000 नहीं ही पड़ेगी। अगर आप लोगों से हटके मेहनत नहीं करोगे तो आपको पता है क्या होने वाला। तो इसलिए आप देखते हैं भाई मौर्य काल में शासन संचालन का क्या आधार था। कौटिल्य द्वारा रचित, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के आधार पर शासन संचालन होता था। ये आप लाइन लिखे दोस्तों। साल में क्या हुआ था आप देखिए दोस्तों, ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में भारत में शासन संचालन का आधार
शुरुआत में रेगुलेटिंग एक्ट थे तथा उसके बाद में भारत शासन अधिनियम के तहत संचालन होता था। ये एक बार देखो दोस्तों कि ब्रिटिश काल में देखो 1774 के अंदर श्रृंखला की शुरुआत हुई थी दोस्तों। सीधा ब्रिटेन में वेस्टमिनिस्टर वहां से भारत के लिए सीधे जो एक्ट थे उनको पारित करते और भारत मशवरा किया जाता है कि भाई आपके ऊपर शासन करने के लिए हमें कौन सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, आपको कौन सी चीजों को बैन करना है, कौन सी चीजों को आपको अलाउ करना है। व्यापार कर सकती है, चीनी का व्यापार कर सकती है, कंपनी भारत में शासन करेगी और भी चीजें करेगी। ये सारी चीजें अंग्रेज वहां से डिसाइड करते थे। भारतीय लोगों का इसमें कुछ भी रोल नहीं था दोस्तों। वर्तमान में और अंग्रेजों के शासन में फर्क क्या था? वर्तमान कुल मिलाकर उस टाइम अपने ऊपर मुट्ठी पर अंग्रेज शासन करते थे। किसी चीज में अगर भारत प्रोग्रेस संधि में करेगा या किसके साथ में युद्ध करेगा या कौन सी इसमें अंग्रेज सहायता करेंगे या नहीं करेंगे, जितनी भी जो इन्होंने बटालियन बैठा रखी थी उनके बारे में वो स्वयं निर्णय लेते थे। भारतीयों के इसमें कुछ भी नहीं हुआ करता था। अगर किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी है या अपने ऊपर पुलिसिंग की व्यवस्था करनी है, ये सारी चीजें कौन करते थे दोस्तों? अंग्रेज करते थे। एक बार आप इसको लिखिए दोनों लाइनों को, इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों लिख लिया होगा आपने और समझ में आ रहा होगा। मैं किस आधार पे राज्य निर्माण होगा, ये सारी चीजें करनी थी। ब्रिटिश काल में रेगुलेटरी एक्ट की शुरुआत के माध्यम से तथा उसके बाद में भारत एक लाते थे दोस्तों और उसके माध्यम से भारत क्या मांगे रखी संविधान सभा और संविधान सभा की मांग की या संविधान के भारत में कानूनों का तो मैं बताता हूँ आपको कि बाल गंगाधर तिलक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ इंडिया भारत शासन बाल गंगाधर तिलक इन्होंने क्या दिया था दोस्तों? इन्होंने दिया था स्वराज्य विधेयक 1895 1895 में इन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्वराज्य विधेयक।
कहते हैं। विधेयक तैयार किया था दोस्तों, था, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों ने इन चीज को नहीं माना था दोस्तों। तो बाल सर्व इसके बाद में किसने चर्चा करी? 1915 के अंदर दोस्तों, 1915 के अंदर क्या हुआ देखो, भारत में शासन संचालन के लिए कानूनों का निर्माण जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे गोखले का वसीयतनामा तैयार किया गया था। जो लागू नहीं हुआ, अब देखो दोस्तों, 1915 के अंदर भारत में ये आप लिखो एक सेकंड। लिख लिया होगा दोस्तों, इसके बाद में आगे देखते हैं अपन। अब देखो दोस्तों, 1916 तक पहुंचने वाले हैं अपन। अब अपन बात करेंगे 1916। अब देखो दोस्तों, 1916 में क्या हुआ? 1916 में होम रूल लीग आंदोलन द्वारा लीग आंदोलन में भारत में घरेलू शासन संचालन की मांग की। अब देखो दोस्तों, मांग की। अब देखो, होम रूल लीग आंदोलन की मांग की थी दोस्तों, घरेलू शासन संचालन की मांग की होम रूल लीग आंदोलन में। तो आप ये ध्यान रखना, शासन की मांग कौन से होम रूल लीग आंदोलन आएगा, उसको आपको करना है। अब अपन सोचेंगे गांधी जी ने क्या कहा दोस्तों? 5 जनवरी 1922 को 5 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी द्वारा एक साक्षात्कार के माध्यम से संविधान सभा के गठन
गठन की मांग रखी। अब देखो दोस्तों, 5 जनवरी 1900 और संविधान सभा के निर्माण की मांग किसने रखी? महात्मा गांधी। अब क्या आपको पता होगा कि आज का कोई भी नेता कुछ भी करता है तो सीधा क्या करता है, इंटरव्यू बुलाता है, 4-5 पत्रकार आगे माइक लेकर हाँ सर हाँ सर हाँ सर ऐसे। तो क्या करा उस टाइम, अब गांधी जी तो उस टाइम तो कोई माइक और वीडियोग्राफी ये तो होती नहीं थी। उस टाइम क्या होता था कि 4-5 लोग बैठ गए, ये पत्रकार आगे, मेन तो पत्रकार हुआ करते हैं दोस्तों, ये पत्रकार बैठ गए, ये सामने गांधी जी इस टेबल पे बैठे हैं, ये गांधी जी बैठे हैं और इन्होंने क्या मांग रखी? इन पत्रकारों के सामने से इन पत्रकारों को बोला कि हमें भारत के लिए संविधान निर्माण करना है, तो संविधान निर्माण के लिए हमारे लिए संविधान सभा का गठन करो। तभी तो दोस्तों प्री पोजीशन आया जिसके अंदर डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई थी। अब आपको पता होगा डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे आगे। और उसके बाद में इन्होंने कैबिनेट मिशन की शुरुआत करी, ये सारी चीजें थी दोस्तों। एक बार आप इसको लिख लो, इसके बारे में आप आशा करता हूँ दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब बात करेंगे दोस्तों संविधान सभा के गठन में और संविधान सभा की मांग में दोस्तों अगर सबसे ज्यादा किसी का महत्वपूर्ण हाथ था दोस्तों तो वो किसका था? वो था मोतीलाल नेहरू का दोस्तों। तो 1924 के अंदर, अब 1924 में भारतीय एंट्री करते हैं मोतीलाल नेहरू 1924 में। अब देखो मोतीलाल नेहरू ने क्या करा दोस्तों, अब देखो उस समय केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी दोस्तों। केंद्रीय विधान परिषद में मोतीलाल नेहरू ने भारतीयों के लिए कानून निर्माण में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए कहा, क्योंकि भारतीयों के लिए सुनिश्चित कराओ। उन्होंने प्रस्ताव बनाए थे और प्रस्ताव केंद्रीय विधान परिषद में पारित भी करवा दिया दोस्तों। इसके बाद में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसने उस प्रस्ताव को ये स्वीकार कर लिया, यानी लागू नहीं करने दिया दोस्तों। इसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने भारत में उस प्रस्ताव के खारिज होने के बाद में जो व्याप्त ये शांति फैली थी राज्य में, उसको शांत करने के लिए मुंडी मैन समिति का गठन किया गया था दोस्तों। अब आपको ध्यान रखना जो मुंडी है ना दोस्तों, जो मुंडी और मैन ये किस टाइम आए थे? मोतीलाल नेहरू के टाइम। अब देखो मोती और मुंडी ये दोनों शब्द आपको याद रखने। मुंडी मैन समिति का संबंध किससे? मोतीलाल नेहरू से। इसका कारण क्या है कि 1924 में जो मोतीलाल नेहरू ने जो केंद्रीय विधान परिषद में जो प्रस्ताव रखा था कि भारतीयों के ये जो कानून निर्माण होता है उस विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी भी हो, तो उसके लिए कौन सी समिति, बाद में इस प्रस्ताव को जब पास भी करा था तो कौन सी समिति का गठन किया गया था? मुंडी मैन समिति का गठन दोस्तों। ये आपको याद रखना, मोती मुंडी, मोती से मुंडी, ये चीज याद रखना दोस्तों। अब देखो 1924 में क्या हुआ दोस्तों, मोतीलाल नेहरू द्वारा, लिखो दोस्तों, अब लिखना आरंभ कर दो। मोतीलाल नेहरू द्वारा, नेहरू द्वारा केंद्रीय विधान केंद्रीय विधान मंडल में भारतीयों के कानून निर्माण में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव रखा। अब देखो दोस्तों, इन्होंने प्रस्ताव रख दिया और भर्ती के विरुद्ध से पारित भी करा दिया। अब देखो अंग्रेजों की बिना मर्जी के भी इसे पारित
पारित किया गया। एक बार ये लिख लो दोस्तों, आशा करता हूँ लिखे होगा आपने। एक बार लिखो, उसके बाद में आगे लिखते हैं दोस्तों, नहीं तो नीचे आपको दिखेगा नहीं। एक बार देख लो दोस्तों, 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में भारतीयों के लिए कानून निर्माण में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव रखा। अंग्रेजों की बिना मर्जी के भी इस प्रस्ताव को क्या कर दिया दोस्तों, पारित किया गया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, अब देखते हैं आगे। लेकिन गवर्नर जनरल ने इस प्रस्ताव को लागू नहीं होने दिया। लेकिन गवर्नर जनरल ने इस प्रस्ताव को लागू नहीं होने दिया। अब देखो दोस्तों, जब लागू नहीं होने दिया तो देश में स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा जो अशांति फैली उसने क्या करा। देखो दोस्तों, देश में फैली गांव अशांति को शांत करने के लिए मुंडी में समिति का गठन किया गया। अब देखो दोस्तों, मुंडी में समिति का संबंध किससे है दोस्तों, कि जो मोतीलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा था केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों के लिए भारतीयों की भागीदारी सिद्धांत था, उसको देखो जब अंग्रेज भारत के लिए हमारी भी भागीदारी हो, अगर हमारे लिए कोई कानून बनता है तो उसमें हमें भी हक है कि हमें भी आप उसको रोको। एक बार आप ये लिखो दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपने लिख लिया होगा। आज की क्लास में बस बाद में अपन कल संविधान सभा का विस्तृत तौर पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब कर जितेंद्र सर की, वही आपको हिंदी की क्लास भी प्रकाश सर की मिल गई होगी दोस्तों। वर्तमान में क्या है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू चल रहे हैं दोस्तों, उसकी वजह से क्या है कि क्लासें न तो रिकॉर्ड हो पाती है ना लाइव हो पाती है। इसके कारण मैं आपसे समझ कुछ ही दिनों में ये सारे टेक्निकल क्लिप्स खत्म हो जाएंगे, आपकी प्रॉपर क्लासें चलने वाली हैं दोस्तों। मिलते हैं वापस कल इसी